इस चुनाव को पारदर्शी कहा जा सकता है? क्या जब कोर्ट में वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आप तो एक बड़ी तादाद को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दे रहे हैं और चुनाव कराने की ऐसी क्या जल्दबाजी है? इस प्रक्रिया को आप पूरी कराइए और पुरानी लिस्ट जिसमें आपने जो है वो 2024 के चुनाव कराए थे, जो सरकार ये काम करवा रही है चुनाव आयोग से, उससे कराते हैं। तब जो है वो खुद जो जज साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जो बंगाल से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इस एक चुनाव में वोट नहीं देंगे तो अगले चुनाव में वोट दे देंगे। यानी कि एक बार हटाए हुए वोटों से सरकार बन जाए और फिर उसके बाद अगली बार देखा जाएगा। तो इससे तो यही समझ में आता है कि जो कुछ लोग अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन है, और वो डिलीशन सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस में है, सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है और सेलेक्टेड एरिया में है, जहां पर लोग मौजूद हैं, अपने पासपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात बता रहे हैं, अपने जज होने का बता रहे हैं, अपने बीएलओ होने का बता रहे हैं, अपने परिवार के सारे लोगों के होने का नाम बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। और नाम हटाने के बाद अब जो आने वाली 23 तारीख और 26 तारीख में जहां बंगाल में चुनाव होने हैं, उस चुनाव में, उस चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। और अंदेशा तो लगभग यही है कि वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचे और जो प्रेजेंटेशन यहां पर होने थे वो समय बहुत लग सकता है, बहुत लंबी स्लाइड है। ये मेरे पास इतनी मोटी शीट सिर्फ एक असेंबली की है, हमारे पास में 20 असेंबली की डिटेल्स हैं, जहां पर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है, जहां पर 100%, 98%, 99% नाम गायब हुए हैं। अब आप ये बताएं कि अगर पूरा गांव का गांव खाली कर दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया जाए, तो क्या ये चुनाव सही चुनाव होंगे? क्या ये प्रक्रिया जो ड्यू प्रोसेस है उसको माना गया? और ये इसमें से कुछ लोगों को बंगाल से हमने जोड़ा है, वो जो लोग बंगाल में अपने चुनावों में बिजी हैं या बंगाल के चुनावों में या आसाम के चुनाव में हैं। योगेंद्र यादव जी आसाम के चुनाव में हैं, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, सलमान साहब ज्वाइन करेंगे और यहाँ से दिल्ली से। तो कोशिश ये थी कि जो बातचीत एसआईआर में अचानक से बंद हो गई है और बिहार और बाकी जगह के एसआईआर के बाद बंगाल के एसआईआर में सिर्फ ये बात कही जा रही कि हाँ बहुत जगह नाम गए हैं, वहां भी चले गए हैं, लेकिन बंगाल में लोग खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास सारे पेपर होने के बावजूद भी हमारा एसआईआर में नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। हम अपने सारे पेपर लेकर ट्रिब्यूनल के पास गए थे, ट्रिब्यूनल ने हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया। तो हम ये बात इसलिए डाउटफुल भी हैं क्योंकि आसाम में इसी तरह के ट्रिब्यूनल को हम देख चुके हैं। आसाम में जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जब फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू करना हुआ उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल के बाद, तो कई सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर को जब कंटिन्यू नहीं किया तो वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और आसाम सरकार ने हाईकोर्ट में ये कहा कि इन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे कि ये बहुत कम लोगों को बांग्लादेशी बना रहे थे। तो हम सबको ये भी लग रहा है कि कहीं ये ट्रिब्यूनल के लोग उसी एजेंडे के तहत जो आसाम में हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट को लिया जाए, उस एजेंडे के तहत तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने अर्जेंट बेसिस पे करी है कि आपको मालूम चले कि पूरे बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बड़ी तादाद चुनावी प्रक्रिया से हटा दी गई है, जोर जबरदस्ती के तहत हटाई गई है और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके जरिए तकरीबन 38 लोगों के आसपास अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और वो मैसेज क्लियर है कि अगर आपका राइट टू वोट का राइट जाता है तो अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ केसेस बुक कर दिए जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे की पड़ताल करें और उस पे लोगों के बारे में बताएं कि जो सरकारें चुनने की प्रक्रिया है उसमें से बड़ी तादाद से लोगों को हटाकर सरकारें चुना जाना क्या एक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो सही दिखाती है, या सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाती है जिसमें एक बड़ी तादाद को चुनाव से हटा दिया जाए। और इस बात का भी डर है कि आगे इन लोगों के नाम कभी आ पाएंगे, या 2 साल 3 साल बाद आ पाएंगे, या आने के लिए वो किस कोर्ट में जाएंगे और उसका पैसा कौन देगा। जब वो भूखे मर रहे हैं तो उनको कौन पैसा दे पाएगा, या कैसे वो पैसा इकट्ठा करेंगे जहां पर वो हाई कोर्ट में जाकर चुनाव लड़ें। जिस इलाके में ये ज्यादा नाम काटे गए हैं वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है, नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट कहती है। तो अब दिल्ली में बैठे हुए जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव में रहेगा कौन नहीं रहेगा, शायद इस बात से वो अनजान है। बहुत शुक्रिया।